बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक टॉपिक है कमेंट्स और मोर अबाउट एफएल्स। एफएल्स को हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे, यानी और एक्सप्लेन करेंगे, और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स देखेंगे। अच्छा, कमेंट्स क्या है? कमेंट्स C++ के स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं, लेकिन असल में हम ये एक्सप्लेनेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए या अपने एक एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करवाने के लिए। लेकिन ये ऐसे स्टेटमेंट्स है जो कि कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कंपाइलर इसको इंटरप्रेट नहीं करते और एग्जीक्यूट नहीं करते, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कमेंट्स कहते हैं। C++ में कमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक किस्म के कमेंट्स को हम डबल स्लैश से, मतलब स्लैश को हम 2 मरतबा कीबोर्ड से लिखते हैं और फिर इसके बाद जो हम लाइन लिखते हैं तो वो पूरा लाइन ये कमेंट्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इट इज़ अ कमेंट लाइन। ये लाइन अब कमेंट है, मतलब ये जब C++ कंपाइलर इन स्लैश को देखता है, इन डबल स्लैश को, तो इसके बाद जो लाइन आता है तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। उसको पता चल जाता है कि ये यूज़र ने अपने पर्पसेस के लिए लिखा है, वो इसको छोड़ देता है। और दूसरे किस्म के कमेंट्स जो है वो मल्टी लाइन कमेंट्स है, वो जब आ जाएगी तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ तक यहाँ इतना याद रखें कि वो हम इस तरह, हम आमतौर पे ज़्यादातर सिंगल लाइन कमेंट्स को यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन मल्टीपल लाइंस को हम जब शुरू करते हैं तो वो स्लैश और फिर इसके बाद स्टार लगाते हैं और फिर इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं तो वो कमेंट्स बन जाती है, और इसको फिर स्टार और स्लैश के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। तो इन स्लैश स्टार और फिर स्टार स्लैश के दरमियान जितना कुछ हम लिखते हैं तो वो कमेंट्स बन जाते हैं। अच्छा, अगर ये मल्टीपल लाइंस पे आ जाए तो तब भी ये कमेंट्स बन जाते हैं। ओके, कमेंट्स को हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में, तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अच्छा, मोर अबाउट एफएल्स और नेस्टेड इफ, इस पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा एफएल्स के बारे में हम, और इसको कितना यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अच्छा, और नेस्टेड इफ का क्या मतलब है? नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि हम एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे इफ, और फिर क्या किया, यहाँ पर इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर मैं एक और इफ यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक और इफ यूज कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये इफ तब एग्जीक्यूट होगा जब ये इफ, इसमें एक जो कंडीशन है वो ट्रू हो। तो अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो तो इसकी बॉडी के अंदर अगेन इफ है, तो फिर इसके अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो तो इस बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे तो वो तब एग्जीक्यूट होंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है तो वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो, ये भी ट्रू हो और फिर ये भी ट्रू हो। तो इनमें से अगर एक भी फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, चलो ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं, x और y, और हम देखते हैं इनको हम रन टाइम पे वैल्यूज देंगे और फिर हम इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अच्छा, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, हम f यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा f x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा हो तो फिर क्या करें, यहाँ पर cout और लिख दे कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y।
अच्छा, अगर x y से ग्रेटर नहीं है तो जाहिरी बात है फिर लेस होगा या इक्वल होगा, तो फिर क्या होगा, फिर हम एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे सी आउट x इज नॉट ग्रेटर देन y। नॉट ग्रेटर में इसलिए लिखता हूँ कि ये बराबर भी हो सकता है, नॉट ग्रेटर देन y तो ग्रेटर नहीं है, तो हो सकता है कि ये बराबर हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने बॉडी नहीं दी, मैंने टॉपिक में आपको बताया था कि मोर अबाउट एफ एल स्टेटमेंट्स, तो मोर अबाउट में हम ये भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर अगर स्टेटमेंट एक हो, इफ कंडीशन पे अगर हम एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहें तो फिर इसको बॉडी में इनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख लें, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम बॉडी भी दे सकते हैं, ये देखें, अगर इन बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो तो फिर इस बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्टेटमेंट को इसकी बॉडी के अंदर ही कंसिडर करते हैं। ये बॉडी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब इसके अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट हो। इसी तरह ये एल्स भी है, ये देखें यहाँ पे हमने बॉडी नहीं दी है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। चलो हम दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। चलो मैंने x को y वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल 55 और फिर मैंने वैल्यू दे दी 44। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ओके, अच्छा तो चलो इसको हम फॉल्स करते हैं, दोबारा से इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहला वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ, 88 मैंने दे दी x को और फिर मैंने 55 दे दी y को। तो ये देखिए x इज ग्रेटर देन y। अच्छा, मैंने x को बड़ी वैल्यू दे दी, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और पहले कम वैल्यू देते हैं, x को छोटी वैल्यू देते हैं और फिर y को बड़ी वैल्यू देते हैं और एंटर की। तो ये देखिए x इज नॉट ग्रेटर देन y, x इज नॉट ग्रेटर देन y ये तब एग्जीक्यूट हो गया जब ये कंडीशन फॉल्स थी, ये कंडीशन फॉल्स थी, तो ये इसके जो एल्स वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब मैं इससे ये बॉडी रिमूव करता हूँ और फिर आप देख लें, ये बॉडी मैंने ख़त्म कर दी, ठीक है। अब आप देख लें, अच्छा चलो मैंने 55 x को दे दिया और 33 y को। तो ये देखिए x इज ग्रेटर देन y, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया और वो एल्स वाला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्टेटमेंट इसकी बॉडी में आ जाती है। अच्छा, पता कैसे चलता है, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा स्टेटमेंट लिख दूँ, यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट भी लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जीक्यूट होता है या नहीं। अच्छा, टेस्ट पर्पस स्टेटमेंट, ये मैंने टेस्ट पर्पस के लिए लिख दिया, टेस्ट पर्पस। ओके, देखते हैं कि ये स्टेटमेंट इस कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो चलो रन करते, ये देखिए इस पे एरर आ गया। एरर इसलिए क्योंकि यहाँ पर बॉडी नहीं है, ठीक है, और ये इफ एल्स वाले पोर्शन में, एल्स वाले पोर्शन तक ये एल्स और इफ के दरमियान है, तो ये सिंटैक्स एरर देता है। ये देखिए इस एरर से यहाँ आपको पता चलेगा, ये देखिए एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ, यहाँ पर ये जो एल्स हमने लिखा है तो इसके ऊपर ये दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से ये एरर देता है। अगर हम यहाँ पे बॉडी दे दें तो देखे फिर ये दोनों स्टेटमेंट में इस बॉडी के अंदर लेके जाता हूँ। अभी आप देखें, अब हम कंपाइल करते हैं, ये देखिए अब ये रन हो गया, ये रन हो गया और अब हम
वैल्यूज देते हैं 55 और 33। तो ये देखें x इज ग्रेटर देन y और टेस्ट पर्पस ये दूसरा स्टेटमेंट भी इसके साथ एग्जीक्यूट हो गया। ओके अच्छा चलो हम यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं एल्स के बाद हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे सी आउट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउट ऑफ एल्स। ये एल्स से बाहर की स्टेटमेंट है, आउट ऑफ एल्स है। तो ये देखिए ये किसी भी सूरत पे ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इस पे कोई कंडीशन नहीं है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ये देखिए आउट ऑफ एल्स स्टेटमेंट ये दोनों के साथ आ जाएगा। ये देखिए x इज नॉट ग्रेटर देन y, ये एल्स वाला पोर्शन है और इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट है। तो चलो इसको दोबारा रन करते हैं और देखते हैं। अच्छा पहली वैल्यू मैं छोटी देता हूँ और फिर बड़ी वैल्यू। तो ये देखिए x इज नॉट ग्रेटर देन y, ये आउट ऑफ एल्स इसके साथ आ रहा है। अच्छा फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने पहले वैल्यू x की है तो x को मैं छोटी वैल्यू देता हूँ और फिर मैं लार्ज वैल्यू देता हूँ। तो देखें अगेन x इज नॉट ग्रेटर देन y, ये मैं पता नहीं किस तरह वैल्यूज देता हूँ। पहली वैल्यू आ जाती है x की, यहाँ पर देखें पहली वैल्यू आ जाती है x की और फिर y की। तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर हो तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर ग्रेटर ना हो तो ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो चलो ये ग्रेटर नहीं देते, स्मॉलर वैल्यूज देते हैं x को और लार्जर वैल्यू देते हैं y को। तो ये देखिए x इज नॉट ग्रेटर देन y, x इज नॉट ग्रेटर देन y ये आ गया एल्स वाला और ये तो एल्स के बाद है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है अच्छा अगर हम इस कंडीशन को ट्रू करें तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ये दो, और ये एल्स में सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसके बाद ये आउट ऑफ एल्स वाला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा चलो इसको दोबारा रन करते हैं, देख ले। x को मैं ग्रेटर वैल्यू देता हूँ और y को स्मॉलर वैल्यू देता हूँ। तो ये देखिए x इज ग्रेटर देन y एंड टेस्ट पर्पस, ये दो स्टेटमेंट्स मैंने if कंडीशन के अंदर लिखे हैं तो ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए। और ये आउट ऑफ एल्स ये देखिए ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये आउट ऑफ एल्स ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला। ठीक है ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट है x इज नॉट ग्रेटर देन y तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये एल्स के बॉडी से बाहर है। अच्छा चलो अब इसको भी बॉडी में इनक्लोज करते हैं, इन दोनों को हम इसकी बॉडी में इनक्लोज करते हैं। और अब देखें अब मैं कंडीशन को फॉल्स करता हूँ 11 और 55। तो ये देखिए x इज नॉट ग्रेटर देन y और फिर इसके साथ आउट ऑफ एल्स स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब ये आउट ऑफ एल्स नहीं है, ठीक है, अब ये इनसाइड है, इनसाइड in the body of else, inside else, बस इतनी सी काफी है। inside else आपको पता चलेगा इससे कि ये else के बॉडी के अंदर है। ठीक है अच्छा ये और ये देखिए x इज नॉट ग्रेटर देन y और फिर आ गया inside else। अच्छा इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बाय डिफ़ॉल्ट
इफ कंडीशन या एल्स में इसकी बॉडी में एक ही स्टेटमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इसके अंदर यूज़ करना चाहें या इंक्लूड करना चाहें तो फिर ये ब्रैकेट्स या बॉडी इसको देना पड़ेगा। एक ये बात हमने सीख ली। और दूसरे कमेंट्स को चलो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए इस लाइन में मैं कमेंट्स यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पर डबल स्लैश लिखा और यहाँ पर ये क्या होगा, इनपुट 2 नंबर्स। यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट 2 नंबर्स। तो ये देखिए अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो इस पे कोई एरर नहीं आएगा। ये देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम मल्टीपल कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं हर एक लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट यूज़ करता हूँ यहाँ पर इस लाइन में कि डिक्लेयरिंग टू इंट वेरिएबल्स। तो ये देखिए ये अलग कमेंट हो गया इस लाइन के लिए और ये अलग कमेंट हो गया इस लाइन के लिए। तो इसी तरह आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए इस पे भी एरर नहीं है और ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होते। कंपाइलर इसको ना कंपाइल करते हैं और ना एग्जीक्यूट करते हैं। ये हम क्या करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम यूज़र को समझाने के लिए कि इस स्टेटमेंट का क्या काम है, इसके पर्पस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जिधर हमें ज़रूरत पड़ती है तो उधर हम कमेंट्स लिखते हैं। अच्छा चलो अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं और इसमें हम नेस्टेड एफ यूज़ करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि 2 वेरिएबल्स के अंदर हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। लेकिन अगर ये वेरिएबल 3 हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया XYZ और यहाँ पर मैं इसको भी वैल्यू देता हूँ XYZ को, ठीक है। ये भी मैं Z के लिए भी मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ तक हटाता हूँ और अब आप देख लें ये if x is greater than y। अब हम 3 में फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 3 वैल्यूज है और इनमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन से है। अब अगर हम ये देखें कि x is greater than y, x y से ग्रेटर है, अगर ये ट्रू हुआ तो ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। लेकिन क्या ये x z से भी ग्रेटर है या नहीं है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इस f के अंदर हम क्या करेंगे, एक और f यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे if x is greater than y और अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे if x is greater than z। अगर x y से ग्रेटर हो और फिर अगर x z से भी ग्रेटर हो तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप लिखते cout x is largest value, x is largest value या x is largest number, you can say जो भी हो, ठीक है। x is the largest number, ओके। अगर ऐसा नहीं है, अगर x y से ग्रेटर नहीं है और z से भी ग्रेटर नहीं है तो फिर यहाँ तक तो कंट्रोल आएगा नहीं। अगर x y से ग्रेटर नहीं है तो इधर तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो सीधा यहाँ पे आएगा कंट्रोल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स एफ यहाँ पर इसके अंदर यहाँ तक जब कंट्रोल आ जाता है, इस एल्स की अभी तक ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख ले, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ और फिर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमें पता चल गया कि x y से ग्रेटर है,
लेकिन x z से ग्रेटर नहीं है। तो इधर हम लिखेंगे एल्स, इस बॉडी के अंदर हम लिखेंगे एल्स, और एल्स में हम लिखेंगे सी आउट, यहाँ पर हम लिखेंगे कि z is the largest number। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे z is largest number, z is the largest number। अभी आप देख रहे हैं अगर x y से ग्रेटर है, ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर x z से ग्रेटर नहीं है तो फिर हमें पता चलेगा कि लार्जेस्ट नंबर z है। ओके, एल्स, और एल्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स f, यहाँ पे हम बॉडी देंगे और इसके अंदर हम ये f यूज करेंगे, ये f हम यहाँ पे यूज करेंगे। एल्स f y इज ग्रेटर देन z, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर y z से ग्रेटर हो, यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा एल्स पोर्शन में। तो एल्स पोर्शन में हम ये चेक करेंगे कि x तो y से ग्रेटर नहीं है, लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि y z से ग्रेटर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि सी आउट y is the largest number, y लार्जेस्ट नंबर है। ओके, और अगर y लार्जेस्ट नहीं है तो हमें पता चलेगा कि एल्स पोर्शन में हम लिखेंगे एल्स सी आउट, अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे कि z is largest number, z is largest number। ओके, अच्छा, यहाँ तक ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ ये देखें s को आपने समझना है f, और अगेन यहाँ पे f है, और फिर ये दो एल्स है, ये एल्स sf के लिए है, और ये जो एल्स है यहाँ पे ये एल्स, तो ये sf के लिए है, और यहाँ पे ये जो एल्स है तो ये sf के लिए है। ये वाला जो f है sf के साथ ये एग्जीक्यूट होगा। नेस्टेड इफ एल्स के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा है। इसमें हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप लिए हुए हैं। इससे पहले प्रोग्राम में हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे, x और y, इसके साथ हमने एक z भी डिक्लेयर की। अच्छा, रन टाइम पे हम इन तीनों वेरिएबल्स को वैल्यूज देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये देखेंगे कि इन तीनों वेरिएबल्स में से सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी वेरिएबल्स की है। तो इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि इसमें एक तो हम नेस्टेड इफ एल्स को देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और दूसरा मकसद इसका ये है कि इसमें हम, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हो तो इनमें से 3 वैल्यूज हो तो इनमें से आप लार्जेस्ट वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू among 3 variables या 3 values, या you can say 3 numbers। ओके, तो अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसके साथ लिख सकते हैं यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ओके, अच्छा, यहाँ पर आप देखें हम क्या करेंगे, हम इस x को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे y के साथ। अगर x ये y से बड़ा है तो ठीक है, हमें पता चल गया कि इन दो में से x बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, x y से तो ग्रेटर है,
लेकिन फिर हम कंपेयर करेंगे कि आया ये z से भी ग्रेटर है या नहीं है। तो इस मकसद के लिए हम इस f के अंदर, इस f के बॉडी के अंदर हम एक दूसरा f यूज करेंगे। तो इस f में हम x को कंपेयर करेंगे z के साथ। अगर x y से बड़ा हो तो फिर इसके अंदर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसमें दूसरा कंडीशन है x ग्रेटर देन z। अगर ये भी ट्रू हो, मतलब x z से भी ग्रेटर हो, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि x इज द लार्जेस्ट नंबर, x सबसे बड़ी वैल्यू है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, x अगर y से ग्रेटर हो और z से ग्रेटर ना हो, x अगर y से ग्रेटर है लेकिन अगर यहाँ पे z से ग्रेटर ना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि z इज द लार्जेस्ट नंबर। क्योंकि x y से तो ग्रेटर है लेकिन यहाँ पे z से ग्रेटर नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि z लार्जेस्ट नंबर है। अच्छा, फिर एल्स पोर्शन में हम क्या करेंगे? एल्स पोर्शन में हम y को देखेंगे कि आया अगर x y से ग्रेटर नहीं है तो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंट्रोल आ जाएगा एल्स पोर्शन में। तो इस एल्स पोर्शन में क्या होगा? इसमें हम y को कंपेयर करेंगे z के साथ और कंडीशन में हम देंगे if y is greater than z। अगर y z से ग्रेटर हो तो यहाँ पर सी आउट y is the greatest number या largest number। हमने ये क्यों लिखा कि y is the largest number? इसलिए क्योंकि x तो y से ग्रेटर नहीं है, तो जाहिर बात है अगर x y से ग्रेटर ना हो तो इसका मतलब है y ग्रेटर होगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे और y को कंपेयर करेंगे। इधर तो हमें पता चल गया कि y ग्रेटर है, तो फिर हम y को z के साथ कंपेयर करेंगे कि y और z में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो y अगर z से ग्रेटर हो तो हम कहेंगे कि y सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर y z से ग्रेटर ना हो तो जाहिरी बात है z लार्जेस्ट वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे z इज द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, पहले में हम इस तरतीब में वैल्यू देंगे। ये देखिए, पहली वैल्यू जब हम देंगे तो ये x में चला जाएगा और दूसरी वैल्यू y में और तीसरी वैल्यू z में। तो यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 66, तो ये वैल्यू x के अंदर चली गई और फिर मैं देता हूँ 55, तो ये वैल्यू किधर चली गई? y में, और फिर मैंने दे दी 44, तो ये z में चली गई। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे 66 ग्रेटेस्ट है। तो प्रोग्राम को रन करते हैं और देख ले, एंटर की। ये देखिए x इज द लार्जेस्ट नंबर। ये क्या हो गया? x कंपेयर हो गया y के साथ भी और फिर z के साथ भी, तो दोनों से ये x की वैल्यू ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमें मैसेज मिल गया कि x इज द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, यहाँ पर x आ रहा है, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। मैं एक मरतबा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर इसमें से कुछ इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, फिर आप देख लेंगे। अच्छा, अभी मैं y की वैल्यू ग्रेटर देते हूँ। ये देखिए, x को मैंने वैल्यू दे दी 44 और y को मैंने वैल्यू दे दी 77 और x को मैं वैल्यू देता हूँ z को वैल्यू देता हूँ 22। तो अब आप देखिए इसमें y ग्रेटर है। ठीक है, इंटर की मैंने प्रेस की, ये देखिए यहाँ पे मैसेज मिल गया y इज द लार्जेस्ट नंबर, y इसमें लार्जेस्ट है। अच्छा, फिर रन करते हैं और यहाँ पे मैं x को भी स्मॉल वैल्यू देता हूँ और y को भी, और z को मैं लार्जेस्ट वैल्यू देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इंटर की प्रेस की, अब मैसेज आ गया कि z इज द लार्जेस्ट नंबर। तो चलो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोग्राम एक्सप्लेन करवाते हैं और इसमें कुछ एडिशन करते हैं। और ये x
और y की वैल्यूज़ को हम प्रिंट करते हैं ताकि हमें पता चले। सी आउट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x को भी प्रिंट करते हैं, और y इज इक्वल टू y, और फिर प्रिंट करता हूँ z इज इक्वल टू z, ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू कौन कौन सी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये x जो है यहाँ पे x नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू आ जाए। तो इधर हम क्या करेंगे, चलो एक मरतबा मैं रन करता हूँ ताकि आपको आउटपुट मिल जाए और पता चल जाए। यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ 33, 44 एंड 66 और एंटर। तो ये देखिए ये वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 33, y इज इक्वल टू 44, z इज इक्वल टू 66, और यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि z इज लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ इसमें इसके साथ हम बैकस्लैश n यूज़ करेंगे सबके साथ, ठीक है, बैकस्लैश n, ताकि ये न्यू लाइंस पे आ जाए। इधर भी बैकस्लैश n और इधर भी बैकस्लैश n, ताकि जो भी आउटपुट आ जाए तो वो एक अलग लाइन पे आ जाए, न्यू लाइन पे। अच्छा, यहाँ हम चाहते हैं कि इस x के बजाय इसकी वैल्यू प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम इधर x प्रिंट करेंगे, ये बैकस्लैश n यहाँ से रिमूव करेंगे और इधर लिखेंगे एंड l। अच्छा, न्यू लाइन के लिए हम एंड l भी लिख सकते हैं। ओके, इधर मैंने लिखा एंड l, और फिर ये x आ जाएगा, यानी x पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा और इसके साथ ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैकस्लैश n ये भी रिमूव करते हैं और एंड l लिखते हैं। एंड l न्यू लाइन के लिए है और ये आप इस तरह देंगे। ओके, और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। ओके, और यहाँ से लाइन न्यू लाइन आ जाएगा, यहाँ पे z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और फिर इसके साथ ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ये अमल सबके साथ करते हैं, एंड l और फिर यहाँ पे y और फिर यहाँ पे ये हो गया, और ये बैकस्लैश n रिमूव करते। अगर बैकस्लैश n भी हो तो फिर दो न्यू लाइंस आ जाएंगे, एक इसकी वजह से आ जाएगा और एक बैकस्लैश n की वजह से। यहाँ पर z और फिर ये हो गई, ये z यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि z की वैल्यू आ जाए। अच्छा, अब प्रोग्राम को रन करते हैं, बिल्ड एंड रन, और देखते हैं इनको हम वैल्यूज देते हैं 77, 55। अब रैंडम वैल्यूज दिया करें और इसी तरह आपको मैसेज आता जाएगा। ये देखिए x y z की वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो गई और ये देखिए 77 इज लार्जेस्ट नंबर। अब इस तरह आउटपुट आपको मिलता है, आपको वैल्यू नजर आती है कि इनमें से 77 लार्जेस्ट है। ओके, अच्छा, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, 3 स्टेटमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, एक एक को वैल्यूज दिया करें। अच्छा, मैं दोबारा रन करता हूँ और चलो ये वैल्यूज में चेंज करता हूँ, 44, 55 और 99। तो ये देखिए x is equal to 44, y is equal to 55 and z is equal to 99, and इनमें से 99 is largest number। ओके, अच्छा, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उनके लिए इस तरह की प्रोग्रामिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि वो उनको डेटा स्ट्रक्चर्स और
अलगोरिथम्स वगैरह ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो इनमें डेटा स्ट्रक्चर्स और अलगोरिथम्स का यूज़ भी है। अलगोरिथम्स में हम क्या करते हैं, हम ये इस तरह की लार्ज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये एक अलगोरिथम है। अब ये प्रोग्राम जो मैंने लिख दिया, एक अलगोरिथम हमने इम्प्लीमेंट किया। तो इनमें ये बहुत बड़ा टास्क है कि हम 3, 4 या 5 वैल्यूज़ में इस तरह लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करें और फिर हम क्या करें, उस वैल्यू को अलग करें और फिर बाकी दो में से फाइंड आउट करें कि इनमें से कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है, तो इनको अलग करें और फिर एक ख़ास तरतीब में लिख के। तो ये अलग एल्गोरिथम है, इनको हम सॉर्टिंग कहते हैं। लेकिन चलो यहाँ तक सफिशेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक।